क्या किसी भी देश का रियल एस्टेट बिजनेस मिडिल क्लास के बिना ग्रो कर सकता है? क्या होगा अगर प्रॉपर्टी देश के मध्यम वर्ग की पहुंच, उसकी परचेज पावर, उसकी हैसियत से ही बाहर हो जाए? क्यों मध्यम वर्ग जरूरी है रियल एस्टेट के साथ साथ होम लोन मार्केट और बैंकों के लिए और साथ में अर्थव्यवस्था के लिए भी? और क्यों है जरूरी कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मिडिल क्लास के परचेज पावर को ध्यान में रखकर ही लॉन्च किए जाएं? आखिर प्रॉपर्टी मार्केट अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है? दरअसल इंडिया का रियल एस्टेट मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास को छोड़कर इतना आगे निकल चुका है कि आज ऐसे सवाल लाजमी हैं। रियल एस्टेट अब बस रह गया है अमीरों के पैसा पार्क करने के लिए एक एसेट क्लास के तौर पर। देश का प्रॉपर्टी मार्केट दरअसल अब एक केस स्टडी बन चुका है कि रियल एस्टेट का कैसा ग्रोथ नहीं होना चाहिए किसी भी अर्थव्यवस्था में। यह है इंडिया का मिडिल क्लास मुक्त रियल एस्टेट मार्केट और आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी। मेरा नाम है रवि सिन्हा। जब भी किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट और खासकर हाउसिंग मार्केट की बात होती है तो बात दरअसल मिडिल क्लास की ही होती है। बात होती है मिडिल क्लास की परचेज पावर की, आम देशवासियों की ख्वाहिशों की और रोजगार की तलाश में महानगरों में पलायन करने वाले मध्यम वर्ग की। यही वो वर्ग है जो शहरों में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदता है और अक्सर ही अपनी हैसियत से भी बढ़कर और कर्ज में डूबकर। प्रॉपर्टी खरीदना मिडिल क्लास के लिए जितनी आर्थिक जरूरत है उतनी ही है सामाजिक जरूरत भी। इस मिडिल क्लास को प्रॉपर्टी बिजनेस का डिमांड ड्राइवर भी कहा जाता है। लेकिन इंडिया का रियल एस्टेट आज इस मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है और बात महज मिडिल क्लास की परचेज पावर की ही नहीं है। बात इन्फ्लेशन और अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तक ही सीमित नहीं है। एक नजर प्रॉपर्टी मार्केट पर डालने से यह साफ पता चलता है कि एक क्लियर डिजाइन है ये देश भर के बिल्डर्स का कि करो ज्यादा से ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च और बढ़ाते रहो प्रॉपर्टी का प्राइस पॉइंट। जहां तक मिडिल क्लास प्रॉपर्टी बायर्स की बात है तो बिल्डर्स जस्ट डोंट बॉदर। अब आप नहीं रह गए हैं उनके टारगेट ऑडियंस। आखिर अमीर है ना अपना ब्लैक मनी यहां पार्क करने के लिए। लेकिन सवाल यह है आखिर कब तक? कहीं हम ऑलरेडी टॉलरेंस जोन को क्रॉस तो नहीं कर चुके हैं? देश भर में घट रहे अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग की सप्लाई और बढ़ रहे लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह पूरा मार्केट अब अनसस्टेनेबल हो चुका है। किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रॉपर्टी की डिमांड वहां के अफोर्डेबल सेगमेंट में सबसे ज्यादा होती है। रियल एस्टेट डेवलपर्स वहां के परचेज पावर को देखकर प्रोजेक्ट तैयार करता है। और क्या हकीकत है इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट की? यहां अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर गिरते गिरते अब रह गया है महज 18% से भी कम। मतलब साफ है कि 82% घर जो अब बन रहे हैं वो आम जनता, आम मिडिल क्लास के लिए बन ही नहीं रहे हैं और सिस्टम में है हर तरफ खामोशी, एक कलेक्टिव कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस इस ग्रिड ड्रिवन इकोनॉमी पर। रियल एस्टेट इंडिया में एक ऐसे एसेट बबल में तब्दील हो चुका है जिसे कि कोलैप्स होने के लिए अब महज एक ट्रिगर की जरूरत है। इंडिया शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां की प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवरवैल्यूड है। और ऐसा कहने वाला मैं कोई अकेला इंसान नहीं हूं। दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस पर अपनी चिंता जता चुके हैं। हर तरफ इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रियल एस्टेट का इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? अब प्रॉपर्टी मार्केट तो गोल्ड की तरह अंतरराष्ट्रीय डिमांड और सप्लाई के अनुसार वैल्यूएबल होता है नहीं, और यहां स्टॉक मार्केट की तरह कोई प्राइस टू अर्निंग रेशियो का बेंचमार्क भी नहीं है। बस कुछ है तो है एक प्राइस कार्टेलाइजेशन, जहां मार्केट जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उतना बढ़ाते रहो प्राइस। जो इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स कल तक रियल एस्टेट को खरीद कर सहारा दे रहे थे प्रॉपर्टी मार्केट को, वो भी अब किनारा करने लगे हैं। आखिर प्रॉपर्टी उन्हें ऑफलोड भी तो करना होता है एंड यूजर को आगे जाकर, और
ये मिडिल क्लास एंड यूजर अब मार्केट से हो चुका है बाहर। इंडिया के टॉप 7 शहरों में ही आज 5,60,000 ऐसे घर हैं जिनकी बिक्री नहीं हो पाई है, और बिके घरों में भी कितने ही बस ऐसे ही बंद पड़े हैं। आखिर वो क्या इंडिकेटर्स हैं जो साफ दिखा रहे हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अब मिडिल क्लास मुक्त हो गया है? दरअसल जब भी किसी भी देश में रियल एस्टेट का मार्केट अपने एंड यूजर बायर से कटने लगता है तो कुछ इंडिकेटर्स वहां साफ तौर पर दिखने लगते हैं, जैसे कि एफोर्डेबल घरों की सप्लाई में कमी, अनसोल्ड हाउसिंग स्टॉक का बढ़ना और बिल्डर्स का फोकस लग्जरी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट हो जाना। ये तीनों ही बातें आज इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट की एक ओपन रियलिटी है। दरअसल ये सब कोई अचंभित करने वाली बात अब रह नहीं गई है। आर्थिक उदारीकरण, उन्मुक्त बाजार और लिबरल होम फाइनेंस के इस दौर में मिडिल क्लास इंडियंस की परचेज पावर कभी इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में उनकी फाइनेंशियल हैसियत के हिसाब से तय नहीं हो रही थी। सब कुछ तय हो रहा था कि उनकी लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, और घर कहने को मिडिल क्लास खरीद रहा था, लेकिन असली खरीदार थे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और मिडिल क्लास का रोल सिर्फ इतना था कि वो अगले 15, 20, 25 साल में उसकी रीपेमेंट, घर की कीमत और बैंक लोन का इंटरेस्ट देने की हालत में था या नहीं। लेकिन अब आज का मिडिल क्लास प्रॉपर्टी की कीमत तो छोड़िए, उसकी महीने की ईएमआई देने की हैसियत में भी नहीं है। मिडिल क्लास पर मार पड़ी है दो तरफा। एक तो उसकी सैलरी ग्रोथ पिछले 10 सालों में महंगाई की दर से बढ़ी नहीं है, घर चलाना भी हो गया है दुश्वार, और दूसरे कि बिल्डर्स ने बढ़े इनपुट कॉस्ट का बहाना बनाकर कहीं ज्यादा ही तेजी से प्रॉपर्टी के बढ़ाए हैं दाम। वैसे अगर बढ़ी लागत की वजह से ही प्रॉपर्टी महंगी की है बिल्डर्स ने, तो फिर कई सवाल खड़े होते हैं यहां। क्या रियल एस्टेट का इनपुट कॉस्ट उस तेजी से बढ़ा है जिस तेजी से प्रॉपर्टी की कीमत? अचानक से ही अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग को छोड़कर हर बिल्डर लग्जरी प्रॉपर्टी क्यों लॉन्च कर रहा है? अगर बात बढ़ी लागत की है तो दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह बिल्डर्स ने अपार्टमेंट साइज को कम करके अफोर्डेबिलिटी को एडजस्ट क्यों नहीं किया है? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक, बिल्डर्स का बढ़ता लालच, जिसकी भेंट चढ़ गया मध्यम वर्ग का घर खरीदने का सपना। हो गया मिडिल क्लास मुक्त इंडियन रियल एस्टेट। दरअसल यह समस्या जितनी बिल्डर्स की है उतनी ही है पॉलिसी मेकर्स की भी। चाइना जैसे देशों ने प्रॉपर्टी मार्केट में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए कई पॉलिसी इंटरवेंशन किए, कई बड़े बिल्डरों पर गिरी गाज। हां, शॉर्ट टर्म में इससे प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा डीस्टेबलाइज होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह प्रॉपर्टी मार्केट और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छा ही रहता है। लेकिन इंडिया में जहां एक तरफ बिल्डर्स ने रियलाइज किया कि अब मिडिल क्लास की परचेज पावर कम हो गई है और वो लगे फोकस करने रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाने में जहां की अमीर लोगों का पैसा पार्क हो सके, वहीं सरकार ने भी अपनी आंखें मूंद ली और छोड़ दिया सब कुछ फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम पर। आखिर रियल एस्टेट में पैसा पार्क करने की जरूरत तो उन बड़ी ताकतों की ही है जिन्हें अपना ब्लैक मनी भी साथ में करना होता है एडजस्ट। लेकिन इस खेल ने रियल एस्टेट को बना डाला एक ऐसा बाजार जो सस्टेनेबल है ही नहीं। देश का सर्वोच्च न्यायालय भी अब समझ रहा है इस गंदे खेल को, सवाल उठा रहा है कि क्यों है रियल एस्टेट में स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट सरकार को भी दे रहा है दिशा निर्देश कि कैसे रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स करके इसे बायर सेंट्रिक बनाया जाए। लेकिन किसी के पास भी इस बात का स्पष्ट जवाब है ही नहीं कि जो रियल एस्टेट दुनिया भर में मिडिल क्लास का ही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है, उस वही इंडिया में मिडिल क्लास मुक्त क्यों है? किसी के पास है ही नहीं कोई कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन कि रियल एस्टेट को कैसे बायर सेंट्रिक बनाया जाए। जबकि आंकड़े गवाह हैं इसके कि इंडिया का रियल एस्टेट आम जनता की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। प्रॉपर्टी का ग्लोबल अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स का एवरेज होता है 5 साल का प्राइस टू इनकम रेशियो। इसका मतलब यह हुआ कि एक घर की कीमत एक आम आदमी की 5 साल की ग्रॉस सैलरी के ही बराबर होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में यह है
11 साल का प्राइस टू इनकम का रेशियो का एवरेज, और कुछ शहर तो 18, 20, 25 साल को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब कि आप मिनिमम अपने 11 सालों के ग्रॉस इनकम से ही घर खरीद सकते हैं। एक और स्टडी में अभी दावा किया गया कि अगर देश के सबसे अमीर 5% लोग भी बिना किसी कर्ज के घर खरीदना चाहें तो अभी के डोमेस्टिक सेविंग रेट के हिसाब से मुंबई जैसे मार्केट में 1100 स्क्वायर फीट के घर के लिए उन्हें 109 साल की कमाई चाहिए और गुड़गांव में 65 साल की। मतलब कि 3 जनरेशन कमाए तब जाकर चौथी जनरेशन खरीद सके एक घर। अब प्राइस टू इनकम रेशियो के ही साथ एक और बेंचमार्क है ईएमआई टू इनकम रेशियो का, और दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कि यह रेशियो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह कि एक घर का ईएमआई आपके टेक होम सैलरी का हद से हद 40% ही होना चाहिए। इंडिया में यह 65% है, और यह तो है बस ईएमआई। अब अगर साथ में घर का मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट भी जोड़ दें तो 70% सैलरी तो गई सिर्फ शहर में सर के ऊपर एक अदद छत के लिए। इंडिया को मिडिल क्लास मुक्त रियल एस्टेट मार्केट बनाने के गुनहगार हैं सभी बिल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स और वो पूरा समाज जो प्रॉपर्टी को अपनी झूठी शान का वायस समझता है। वो पैरेलल इकोनॉमी भी है गुनहगार, जहां की रियल एस्टेट ब्लैक मनी को पार्क करने का सबसे सेफ एवेन्यू है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब यह नहीं रह गया है कि क्या ऐसे में हम एक प्रॉपर्टी बबल बर्स्ट से बच सकते हैं। बड़ा सवाल तो यह है आज कितनी देर तक रोका जा सकता है ऐसे अनसस्टेनेबल रियल एस्टेट मार्केट के बबल बर्स्ट को। कब तक सरवाइव कर सकेगा इंडिया में मिडिल क्लास मुक्त रियल एस्टेट। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर कि हम सबको मिलकर सोचना होगा और हां, अपनी आवाज भी उठानी होगी। शुक्रिया।